क्वेश्चन है, दो कारों की चाल के बीच का अनुपात 5:7 है। यदि पहली कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय करती है तो दूसरी कार की चाल क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है दो कार की चालों के बीच के अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट कार की चाल और यहाँ पर सेकंड कार की चाल, और यहाँ पर दोनों कारों की चाल के बीच का अनुपात कितना है, 5:7 है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये अनुपात दिया हुआ है ये चाल का अनुपात दिया हुआ है। हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि जो दूसरी कार की चाल है ना वो क्या होगी। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो ये 7 लिखा हुआ है ना, दूसरी कार की चाल का अनुपात 7 लिखा हुआ है, तो हमें 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है। लेकिन किस तरीके से ज्ञात करें, यहाँ पर आप देखिए एक संबंध दिया हुआ है कि जो पहली कार है ना वो 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हम पहली कार की चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर प्रश्न में दूरी कितनी है ये आपको पता है ना, कि यहाँ पर दूरी तो कितनी है, हम पहली कार की चाल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर दूरी कितनी रखेंगे, हम 200 रखेंगे, और समय कितना है, 4 घंटे का है, तो बट्टे में हम 4 लिखेंगे। जब हम 4 से 200 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50, और यहाँ पर हम लिखेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर पहली कार की चाल कितनी आ गई है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। लेकिन अब आप यहाँ पर अनुपात में देखिए कि पहली कार की चाल का जो अनुपात था वो 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू ही तो यहाँ पर कितनी आई है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमें तो प्रश्न में ज्ञात करना है कि दूसरी कार की चाल कितनी होगी, तो हमें यहाँ पर 7 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जब 5 यूनिट किसके बराबर है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है, और हमें ज्ञात करना है कि 7 यूनिट किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर हमें 5 में किसका गुणा करना चाहिए, 10 का गुणा करना चाहिए। तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। उसी प्रकार 7 में हम 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर दूसरी कार की चाल कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, 2.5 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, 3.5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से समान राशि पर साधारण ब्याज से 40 रुपये कम है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दो कंडीशन दी हुई है। एक कंडीशन तो ये है कि राशि तो वही है, यानी कि दोनों कंडीशन में राशि जो है ना वो समान है। लेकिन जो दो कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, दोनों कंडीशन में समय अलग है और यहाँ पर दर जो है वो भी अलग है। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और प्रश्न में कहा गया है कि जो पहली कंडीशन है उसमें समय लेना है 2.5 वर्ष का, और यहाँ पर जो दर लेनी है वो 12% लेनी है। और यहाँ पर राशि जो यहाँ पर काम में ली जाएगी वही राशि यहाँ पर दूसरी कंडीशन में है। दूसरी कंडीशन में लेकिन समय कितना है, 3.5 वर्ष का है, और यहाँ पर दर कितनी है, 10% की है। और यहाँ पर प्रश्न में ब्याज का प्रकार क्या है, साधारण ब्याज है। और दोनों कंडीशन में जब हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज में अंतर आएगा, और वो किसके बराबर आएगा, 40 के बराबर आएगा। यानी कि दोनों कंडीशन से जब ब्याज निकाला जाएगा तो ब्याज में अंतर आएगा, और वो अंतर होगा 40 के बराबर। और हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि जिस निश्चित राशि की हम बात कर रहे हैं जो दोनों कंडीशन में समान है, यानी कि यहाँ पर मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि मूलधन कितना है, 100 यूनिट है। 100 रुपये आप यहाँ पर मूलधन मान सकते हो। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि फर्स्ट कंडीशन से हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा। आपको पता है कि फर्स्ट कंडीशन में जो दर है ना वो कितनी है, 12% है। अगर हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे ना, और यहाँ पर दर जो है वो 12% और ये प्रति वर्ष की है, तो 1 वर्ष का ब्याज तो कितना हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये साधारण ब्याज है, तो हर वर्ष के लिए जो ब्याज होगा ना वो समान ही होगा, क्योंकि हर वर्ष के लिए जो मूलधन है वो 100 रुपये ही रहेगा। तो ब्याज भी हर वर्ष के लिए 12 रुपये ही रहेगा। तो पहले वर्ष का ब्याज 12 रुपये हो गया, दूसरे वर्ष का ब्याज भी 12 रुपये होगा। लेकिन तीसरा वर्ष यहाँ पर पूरा नहीं है, यहाँ पर आप देखिए 2 वर्ष है और उसके बाद आधा वर्ष है, तो आधे वर्ष की ब्याज भी आधी ही होगी। तो यहाँ पर 1 वर्ष की ब्याज अगर 12 रुपये है ना, तो फिर अगर हमें 2.5 वर्ष का ब्याज निकालना है तो यहाँ पर 2 वर्ष की तो ब्याज 12 हो गई, तीसरे वर्ष यानी कि आधे वर्ष की हमें लेनी है, तो यहाँ पर हमें लेना होगा 6। तो आप यहाँ पर समझिए कि 12 और यहाँ पर ये आधे वर्ष की ब्याज है 6। तो यहाँ पर पहली कंडीशन से जो कुल ब्याज आएगी वो कितनी आएगी, 12 में 12 जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। लेकिन मूलधन यहाँ पर कितना है, 100 यूनिट है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो 2.5 वर्ष की ब्याज है ना वो कितनी है, 30 यूनिट है।
अब दूसरी कंडीशन से भी हम ब्याज निकालेंगे, तो दूसरी कंडीशन से ब्याज निकालनी है, लेकिन हमें 3.5 वर्ष का ब्याज निकालना है और 10% यहाँ पर दर है। तो 1 वर्ष का ब्याज 10, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज 10 यूनिट, तीसरे वर्ष का ब्याज यहाँ पर 10 यूनिट, लेकिन 3.5 वर्ष है तो हमें आधे वर्ष का ब्याज भी यहाँ पर जोड़ना होगा, और आधे वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 रुपये होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3.5 वर्ष का जो ब्याज होगा 10% दर के हिसाब से वो कितना हो जाएगा, 10 और 10 ये 30 हो जाएगा, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 यूनिट आ जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया कि पहली कंडीशन से ब्याज तो कितना आया था, 30 यूनिट आया था, और दूसरी कंडीशन से जो ब्याज आया है वो 35 यूनिट आया है। तो आपको ब्याज में अंतर दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है, यहाँ पर तो 30 है और यहाँ पर 35 है, तो अंतर तो यहाँ पर कितने का है, 5 यूनिट का अंतर है। तो 5 यूनिट जो ये अंतर है ना, ये तो किसके बराबर है, प्रश्न के अनुसार ये 40 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट यहाँ पर किसके बराबर होगा, 8 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 8 रुपये के बराबर है। प्रश्न में ज्ञात करना है कि राशि क्या होगी, तो राशि तो यहाँ पर क्या होगी, मूलधन राशि हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि मूलधन हमने कितना माना है, 100 यूनिट माना है, और यूनिट के अनुसार ही हमने यहाँ पर प्रश्न को हल किया है। तो मूलधन यहाँ पर 100 यूनिट ही रहेगा, लेकिन हमें रुपये में आंसर निकालना है, तो हमें देखना होगा ना कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 8 रुपये के बराबर है। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 100 यूनिट की वैल्यू तो आसानी से निकाली जा सकती है। जब 1 यूनिट 8 के बराबर है तो 8 में ही तो 100 का गुणा करना होगा और आंसर आ जाएगा 800 रुपये। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, बच्चों के समूह में 4/5 लड़के हैं, यदि 48 लड़के हैं तो इस समूह में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों में ही लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी, तो यहाँ पर हम बॉय और यहाँ पर हम लिख लेते हैं गर्ल। तो आपको पता है कि एक समूह है और उस समूह में लड़के भी हैं और लड़कियां भी होंगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि समूह में लड़के कितने हैं, 4/5 है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4/5। तो यहाँ पर आप समझिए कि 5 यूनिट अगर कुल बच्चे हैं ना, तो उनमें से 4 यूनिट क्या होंगे, लड़के होंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो शेष बचेंगे 1 यूनिट वो क्या होंगी, लड़कियाँ होंगी। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अब प्रश्न में जो दिया हुआ था कि बच्चों के समूह में 4/5 लड़के हैं, तो हमने किस तरह से लिखा है, यहाँ पर जो बट्टे में 5 लिखा हुआ है, इससे तो हमें ये पता लग रहा है कि कुल बच्चे जो है वो यूनिट में कितने हैं, 5 यूनिट है। लेकिन 5 यूनिट में से ही जो 4 यूनिट है वो तो क्या है, लड़के हैं। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि प्रश्न में तो दिया हुआ है कि लड़कों की संख्या कितनी है, 48 है। तो यही जो 4 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो यहाँ पर जब 4 यूनिट 48 के बराबर है, तो यहाँ पर 12 का गुणा किया गया होगा, तो ही तो यहाँ पर 48 आया है ना। तो अब पूछा तो ये गया है कि इस समूह में कितने बच्चे हैं, तो हमें ज्ञात करना है कि 5 यूनिट किसके बराबर होगा। तो जब आपको पता है कि 4 यूनिट यहाँ पर 48 के बराबर है, यहाँ पर 12 का गुणा किया है, तो यहाँ पर भी हम 12 का गुणा ही करेंगे और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी 60 के बराबर। तो उस समूह में कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे, और 60 बच्चों में से 48 क्या है, लड़के हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि समूह में कितने बच्चे हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8,000 रुपये में एक वस्तु को बेचकर विक्रय मूल्य पर 50% का लाभ कमाता है, उस वस्तु की लागत क्या होगी। यानी कि हमें ज्ञात करना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, और प्रश्न में दिया हुआ है विक्रय मूल्य, और यहाँ पर लाभ दिया हुआ है 50% का। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो लाभ दिया हुआ है ना, ये विक्रय मूल्य पर दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब लाभ विक्रय मूल्य पर दिया जाता है तो हमें प्रश्न को कैसे हल करना होता है। तो यहाँ पर 50% लिखा हुआ है, तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि 50% का भिन्न रूप क्या होता है, यानी कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 50 तो लिखना ही होगा, लेकिन प्रतिशत के चिन्ह को हमें हटाना है, क्योंकि प्रतिशत को हम किस में बदल रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं। तो बट्टे में हमें 100 लिखना होगा, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 के बराबर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 50% जो है वो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर अब आपको क्या समझना है,
प्रश्न में दिया हुआ है ना कि जो ये 50% का लाभ है ना, ये विक्रय मूल्य पर है। तो यहाँ पर जो बट्टे में 2 लिखा हुआ है, इसको हमें मानना होगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर अगर हमने 2 यूनिट क्या माना है, विक्रय मूल्य माना है, तो 2 का 50% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो लाभ होगा ना, वो 1 यूनिट का लाभ होगा, क्योंकि 50% का लाभ हो रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो आप ये समझिए कि अगर हमने 2 रुपए में, आप रुपए मान लीजिए, 2 रुपए में अगर हमने वस्तु बेच दी है और लाभ हमें 1 रुपए का हो रहा है, तो वस्तु कितने रुपए की होगी, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर 1 होगा। कई बार क्या होता है, आप गलती कर देते हो, आप ऐसा सोचते हो कि लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर आप 3 लिख देते हो। तो अब आप ये तो देखिए कि यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है ना, वो तो क्रय मूल्य से कम हो गया है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में तो हानि हो जाएगी। आप समझे ना कि लाभ होने के लिए यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि हमें विक्रय मूल्य तो जो बट्टे में लिखा हुआ है 2, उसको मानना है, और ये भी पता है कि 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य हमें 1 मानना होगा। जब आप यहाँ पर क्रय मूल्य 1 यूनिट मानोगे, तो यहाँ पर 2 यूनिट तो विक्रय मूल्य है, और लाभ यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 1 यूनिट का हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर जब लिखा होता है कि विक्रय मूल्य पर 50% का लाभ कमाता है, तो हमें यहाँ पर जो बट्टे में लिखा हुआ 2 है, उसको हमें विक्रय मूल्य ही मानना होता है, और फिर जब 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो उसके अनुसार यहाँ पर हमने क्रय मूल्य लिख दिया है 1 यूनिट। तो अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर प्रश्न में वैल्यू किसकी दे रखी है। प्रश्न में जो वैल्यू दे रखी है वो तो किसकी है, वो है विक्रय मूल्य की, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि 8,000 रुपये में वस्तु को बेचा गया है। तो ये विक्रय मूल्य है, और हमें ज्ञात करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमने अनुपात में लिखा है 1:2, तो उसमें ये 2 यूनिट जो है ना, ये विक्रय मूल्य है, लेकिन वास्तव में प्रश्न के अनुसार तो ये किसके बराबर है, 8,000 रुपये के बराबर है। तो हमें तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि हमें 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब 2 यूनिट यहाँ पर 8,000 के बराबर है, तो यहाँ पर 4,000 का गुणा ही तो किया गया होगा, तो यहाँ पर 8,000 आ गया। उसी प्रकार हम 1 यूनिट में 4,000 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 4,000 रुपये आ जाएगी। तो प्रश्न में पूछा गया था कि वस्तु की लागत मूल्य क्या है, तो लागत तो यहाँ पर कितनी होगी, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, 4,000 रुपये होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने माल पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्केट प्राइस, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो अब आप यहाँ पर समझिए, प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है ना, वो माल पर मूल्य अंकित करता है, लेकिन कितना मूल्य अंकित करता है, लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 100 रुपये है। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर मूल्य कितना अंकित करना है वस्तु पर, क्रय मूल्य से 60% अधिक। अगर हम 100 से हम 60% अधिक मूल्य निकालेंगे, तो वो कितना होगा, 160 रुपये होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना होगा कि वस्तु पर अंकित कितना किया है मूल्य, 160 रुपये मूल्य अंकित कर दिया है। लेकिन अब 20% की छूट दी जा रही है, तो 160 पर अगर हम 20% की छूट देंगे, तो फिर कितना मूल्य आएगा। तो हमें 160 का 20% निकालना होगा, तभी तो हमें पता लगेगा ना कि 160 में कितने रुपए की हमें कमी करनी है, यानी कि छूट देने के बाद फिर कितना मूल्य हो जाएगा। तो 160 का हमें 20% तो निकालना होगा। तो आप तो ये आसानी से निकाल सकते हो, आपने निकाल भी लिया होगा, और निकाला भी क्या होगा ये तो आपको पता ही होगा कि 160 का 20% किसके बराबर होता है, 32 के बराबर होता है, क्योंकि 16 का गुणा 2 से किया जाएगा तो फिर 32 आ ही जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें छूट देनी है ना, वो वास्तव में हमें 32 रुपये की छूट देनी है। तो जब 160 में से हम 32 रुपये घटाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी 128 रुपये। यानी कि 100 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य था, और उस वस्तु को बेचा गया है 128 रुपये में। तो यहाँ पर आप ये देख ही सकते हो कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। आपने देखा कि 100 रुपये की वस्तु को 128 रुपये में बेचा गया है, तो यहाँ पर जो लाभ होगा वो 28 रुपये का होगा। अगर लाभ हमें पता लग गया है, तो अब हम आंसर प्रतिशत में निकाल सकते हैं। हमें निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आपको पता है कि लाभ तो 28 का है, और आपको पता है कि जो लाभ निकाला जाता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो बट्टे में हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई हमें 100 से करना होगा, और 100 से 100 कट ही जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 28%। तो लाभ प्रतिशत कितना है, 28% है, और यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा।